नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दृष्टि ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल टीयर 1 16 अगस्त 2021 के शिफ्ट 3 में आए इंग्लिश के प्रश्नों का सॉल्यूशन। आइए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है सेंटेंस इंप्रूवमेंट का, एंड एज यू नो वेरी वेल, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में हमें जिन नियमों का ध्यान रखना पड़ता है वो तो हम ध्यान रखेंगे ही, साथ ही साथ हमें थोड़ा सा सेंस को समझकर चलना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन सूटेबल है। आई आस्क्ड राहुल दैट हाउ फार वाज हिज ऑफिस। तो एक्चुअली बाद में क्वेश्चन मार्क नहीं दे रखा है इसमें, क्लियर है? तो हम ऐसे करेंगे इस टर्म में, एक्चुअली सेंटेंस का जो अरेंजमेंट होना चाहिए, हाउ फार हिज ऑफिस वॉज, सेंटेंस ऐसा होना चाहिए था, हाउ फार हिज ऑफिस वॉज। सो योर आंसर विल बी हाउ फार हिज ऑफिस वॉज, ऑप्शन नंबर 1। एक्चुअली देखो यहां पे रखा गया है दैट हाउ फार हिज ऑफिस इज, इज का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं, चूंकि आपका क्वेश्चन पास्ट टेंस का पार्ट है। आई आस्क्ड, एंड देन हाउ फार वॉज हिज ऑफिस। वंस अगेन वही प्रॉब्लम हो गया, हेल्पिंग वर्ब का पहले आना, यहां पे हेल्पिंग वर्ब बाद में जाएगा, हाउ फार हिज ऑफिस वॉज। सो योर आंसर विल बी ए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमंग अप्लाइड साइंसेस मेडिसिन इज वन विच हैव, सिंपल सा बात है, विच जो है ना एक रिलेटिव प्रोनाउन है और विच से पहले वन रखा गया, वन, तो वन के अकॉर्डिंग जो वर्ब होना चाहिए था वो होना चाहिए था हैज, नॉट हैव। अब आप ऑप्शन में देख लीजिए, यहां पे रखा वन विच हैज, इस टर्म रख दिया आर, आर का तो कोई सेंस ही नहीं है, ओके। ऑन विच गिवन यानी लास्ट V2 रख दिया तो पास्ट टेंस में ले जा रहा है, और आप कह रहे हैं कि इज का टर्म यहां रखा गया तो पास्ट में जाएगा कैसे? अब देखिए, इज द वन विच गैव, वंस अगेन V2, और सिंपल सा यहां रखा गया है कि वन विच हैज गिवन, वन विच हैज गिवन, नॉट हैव गिवन। सो योर आंसर विल बी ऑप्शन ए। तो बहुत ही सिंपल है, अरेंजमेंट तो बहुत सिंपल दे रखा था। ए स्टॉर्म इन अ टी कप, एज यू नो वेरी वेल, कोई छोटी बात को बड़ा बना देना, या आप ये कह सकते हैं कि कोई वैसी छोटी मोटी बात जिसमें इंसान को गुस्सा आया हो और फिर वो कुछ देर बाद उस चीज को भूल भी जाता हो, तो आप ये नहीं लिख, अननेसेसरी टेंशन नहीं लेंगे। योर आंसर विल बी लॉट ऑफ फश दैट विल सुन बी फॉरगॉटन। स्टॉर्म इन अ टी कप। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज एट द 11th आवर। एट द 11th आवर की जो एग्जैक्ट मीनिंग है वो है एट द लास्ट मोमेंट, एट द लास्ट टाइम, ओके। सो योर आंसर विल बी एट द वेरी लास्ट मिनट, ओके, नॉट AM, नॉट 11 PM, 1 hour बिफोर मिडनाइट, ये ऑप्शन रॉन्ग है, ओके। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का है। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं शिफ्ट 1, शिफ्ट 2 एंड शिफ्ट 3 में एक ही प्रकार के शब्द पूछे गए हैं। अब आप देखो, हॉस्टल, हैंगर और डॉर्मेट्री, इससे प्रीवियस वीडियो में या शिफ्ट में आपने देख ही लिया है। हैंगर कहते हैं जहां पे एयरक्राफ्ट वगैरह को रखा जाए, ठीक है, एयरक्राफ्ट, प्लेन वगैरह। एंड डॉर्मेट्री एक प्लेस होता है, आप कह सकते हैं वेटिंग हॉल, ये वेटिंग हॉल ही होता, या जहां पे स्टूडेंट या फिर स्टेशन के बाहर लोग जो वेट करते हैं जिस जगह पे कुछ देर आराम भी करते हैं, वो डॉर्मेट्री होता है। सो योर आंसर विल बी इन्फर्मरी। चूंकि हॉस्टल तो पता है कि अ प्लेस इन अ लार्ज इंस्टीट्यूशन फॉर द केयर ऑफ दोज हु आर इल, जो व्यक्ति बीमार हैं उनकी केयर के लिए हॉस्टल तो होता नहीं। हैंगर, डॉर्मेट्री ऐसे भी ऑप्शन से बाहर है। योर आंसर विल बी इन्फर्मरी। और फ्रेंड्स, आपको पता है ना फर्म का मतलब क्या होता है? डिटरमाइंड, है ना, फर्म होना, बड़ा ही डिटरमाइंड होना, और इसमें रख दिया इन, लगा दिया तो बन गया इनफर्मरी। इनफर्म मतलब होता है वीक, है ना, जो इंसान कमजोर है, इट मीन्स वो बीमार है और उसकी केयर करने के लिए जो जगह होती है उसे हम इनफर्मरी बोलते हैं। द नेक्स्ट टर्म इज वंस अगेन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अ ग्रुप ऑफ स्टार्स। स्टार के ग्रुप को क्या बोलते हैं? प्लैनेट्स तो कहते नहीं। कॉन्ग्रीगेशन तो वर्शिपर्स के ग्रुप को बोलते हैं, जहां पे रिलीजियसली, या आप कह सकते हैं कि धार्मिक लोग इकट्ठे हुए हैं कोई प्रवचन वगैरह सुनने के लिए। और आप कॉन्ग्रीगेशन को सिंपली कह सकते हैं काइंड ऑफ गैदरिंग को कॉन्ग्रीगेशन बोलते हैं। एस्ट्रोनॉमी, इसको हम कहते हैं स्टडी ऑफ हेवनली बॉडी, स्टडी ऑफ हेवनली बॉडी, ओके। या आप कह सकते हैं स्टार, प्लेनेट,
योर आंसर विल बी कॉन्स्टिलेशन. ओके, स्टडी ऑफ, सॉरी, ग्रुप ऑफ स्टार्स को हम कॉन्स्टिलेशन बोलते हैं. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, प्रोफेशनल, इलेक्ट्रॉनिक्स, डायलेमा. एक्चुअली इसमें सिंगल एल होता है, DILEMMA. ओके, एंड परपेचुएट, ये सारे तो सही है, बट योर आंसर विल बी डायलेमा. परपेचुएट का मतलब होता है कंटिन्यू रखना. इट मीन्स हो सकता है वो बैड सिचुएशन और गुड सिचुएशन को जब आप कंटिन्यू रखते हैं, दैट इज द परपेचुएट. नाउ द नेक्स्ट टर्म, इनकरेक्टली वंस अगेन, प्रोसेसिंग, बाउंड्री, फोटोग्राफ. फोटोग्राफ की स्पेलिंग गलत है, फोटोग्राफ. कॉम्पिटेंसी, बाउंड्री एंड प्रोसेसिंग की स्पेलिंग सही है, योर आंसर विल बी फोटोग्राफ. तो बहुत ही सिंपल रॉन्गली एंड करेक्टली स्पेल्ड वर्ड दिए जाते हैं. अगर आपने वर्ड पे कमांड किया है तो नॉर्मल वे में आप बना लेंगे. नेक्स्ट वन इज इनडायरेक्ट स्पीच का क्वेश्चन है. इज द डोर क्लोज्ड, अलका आज तरुण. सिंपल सा देखो, इज द डोर क्लोज्ड, इज लगाए तो सेंटेंस पास्ट में जाएगा, एंड अलका आज तरुण. चूंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल है कंजंक्शन इफ या वेदर लगाते हैं. तो देख लो, एक ही ऑप्शन में वेदर है और एक ऑप्शन में इफ है, तो पहले ये दोनों ऑप्शन को हम साइड करेंगे एंड इन दोनों ऑप्शन में आंसर हम फाइंड आउट करेंगे. अलका आस्क्ड तरुण वेदर द डोर वाज क्लोज्ड एंड अलका आस्क्ड तरुण इफ द डोर इज क्लोज्ड. सेंटेंस इज में है, आपका ऑप्शन भी इज में है, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, योर आंसर विल बी बी. तो ज्यादा कुछ मेहनत नहीं करना होता है. डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच या एक्टिव पैसिव में हमें वर्ब पे फोकस्ड करके आगे बढ़ जाना होता है. आइए नेक्स्ट टर्म देखते हैं. फिल इन द ब्लैंक्स का ये क्वेश्चन है. वी डैश द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट एंड कंपेयर देयर परफॉर्मेंस फॉर द ईयर. सिंपली हम मार्क्स को क्या करेंगे, मार्क्स को एनालाइज्ड करेंगे. ओके, योर आंसर विल बी एनालाइज्ड. बट देखो, इंस्पेक्ट का मतलब होता है टू एग्जामिन, टू एग्जामिन क्लोजली, है ना, बड़ा बारीकी से एग्जामिन करना, दैट इज द इंस्पेक्ट. इसी से तो बनी है इंस्पेक्शन. क्वेश्चन करना तो आंसर था ही नहीं, एक बचा प्रोब्ड. प्रोब्ड का मतलब भी होता है टू इन्वेस्टिगेट. इन क्राइम, है ना, इन क्राइम, ऐसे सेंस में आप प्रोब का यूज करते हैं. सो योर आंसर विल बी एनालाइज्ड, नॉट इंस्पेक्ट एंड प्रोब्ड. Fill in the blanks. My new year's is dash is to think positive always. आप न्यू ईयर में क्या लेते हैं? कोई इंसान तो सेलिब्रेशन देखकर आंसर टिक कर देगा, बट ये गलत हो जाएगा. कॉन्फेशन होता है जब आप कोई चीज कमिट कर जाते हैं, कोई गलती कर जाते हैं, उसे आप कॉन्फेस करते हैं कि मैंने ही ये गलती किया है, तो दैट इज द कॉन्फेशन. एंड रिपीटेशन तो होगा नहीं, योर आंसर विल बी रेजोल्यूशन. जो आप एक संकल्प लेते हैं, डिटरमाइंड होते हैं कि इस ईयर हमें इन सारी चीजों को करना है, your answer will be resolution. Next term is error detection का पार्ट है. रमन puted the vegetable. Simply puted वर्ड रख दिया. आपको पता है V1, V2 and V3 कुछ ऐसे वर्ड हैं जिसका शेम होता है, put and put. You can't put puted. आप puted नहीं कर सकते. cut की जो V1, V2 है सेम है, cut. So your answer will be not puted, here will be put. तो कौन से ऑप्शन को आप सेलेक्ट करेंगे? ऑप्शन डी. तो बहुत ही सिंपल है. इसमें अगर आप देखो तो एक्सट्रीमली इजी क्वेश्चन पूछा गया था. द रिक्रूटर्स वर प्लीज टू जॉन्स डोमिनियन नॉलेज एंड पर्सनालिटी. तो ये बात सही है कि नॉलेज एंड पर्सनालिटी की बात हो रही है, तो आप जॉन्स पे एपोस्ट्रॉफी लगाकर आगे बढ़ सकते हैं. जो ही एपोस्ट्रॉफी लगता है बाद में कोई नाउन का प्लेसमेंट होता है, तो है भी, इस वजह से तो वहां कोई प्रॉब्लम है नहीं. बट एक गलती यहां पे है, द रिक्रूटर्स वर प्लीज्ड टू, है ना, प्लीज्ड टू नहीं होता है, प्लीज्ड विथ करेंगे. प्लीज्ड के साथ आप प्रेपोजिशन विद लोगे, दैट मीन्स यू आर सेटिस्फाइड विद अ पर्सन. क्लियर है? तो पर्सन की भी बात नहीं है यहां पे. प्लीज्ड एट या प्लीज्ड विद दो शब्द आता है. प्लीज्ड एट करोगे, प्लीज्ड एट, तो इसका मतलब है आप उसके समथिंग, मतलब कोई उसके व्यवहार से आप सेटिस्फाई हैं. तो इस सेंस में प्रॉब्लम तो उसी पार्ट में प्लीज टू को हटाएंगे, या तो प्लीज्ड विथ आएगा या प्लीज्ड एट आएगा. तो सुटेबिलिटी के हिसाब से प्लीज्ड एट करेक्ट हो जाना चाहिए. एंड अगर विद होगा तो पर्सन भी हो सकता है.
तो ये डिफ्रेंसिएशन अलग है, लेकिन प्लीज टू का तो यहां तो कोई सेंस ही नहीं है, इसलिए योर आंसर विल बी वर प्लीज्ड टू। ओके, बी ऑप्शन। एक्चुअली यहां पे टू होना चाहिए, वर प्लीज्ड टू। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज, ये टू हटेगा, टू तो एक क्वेश्चन में है इसलिए इस ऑप्शन को मैं सेलेक्ट किया हूं। सेंटेंस रीअरेंजमेंट, सिंपल सा बात है। सेंटेंस रीअरेंजमेंट में हम पहले पेयर को ढूंढते हैं, स्टार्टर को ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो विच एवर सूनेस्ट मेड अ ट्रेवलर टेक ऑफ हिज क्लॉक शुड बी अकाउंटेड फॉर द मोर पावरफुल। अब देखो, दे एग्रीड, सेंटेंस बी प्रारंभ नहीं करेगा, दे एग्रीड, ये दे किसके लिए आया, दे प्रोनाउन है। सी पढ़ते हैं तो अ डिस्प्यूट वंस अराउज्ड बिटवीन विंड एंड द सन, एक तरफ विंड और सन के बीच एक डिस्प्यूट हुआ है कि कौन ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, कौन ज्यादा पावरफुल है। तो लग रहा है कि इसी सन और विंड के लिए क्वेश्चन ने दे रखा है, सो सी के बाद बी का आना सुटेबल होगा। सी के बाद बी किस ऑप्शन में है, योर आंसर विल बी ऑप्शन सी। तो देख लिया। इसी तरह से आप सेंटेंस अरेंजमेंट को या तो पूरी पढ़ लो और नहीं तो टेक्निकल अप्रोच लगा लो कि द विंड एंड द सन के लिए ही दे आया हुआ है और इसके जस्ट बाद ए आएगा एंड द लास्ट फाइनली ये टर्म आएगा कि उसने बिगिन किया, एक हवा की झोंका लाया। तो कहीं ना कहीं सी बी एक साथ होगा, सी के जस्ट बाद बी की प्लेसमेंट होगी। सो आंसर विल बी ऑप्शन सी। सी बी और कहीं एक साथ नहीं है, है ना, बी सी है बट सी बी नहीं है। नेक्स्ट टर्म इज once again rearrangement. Last Sunday I returned home at late at night. तब आपने देखा कि I was shocked to find my house unlocked. मैंने हाउस को लॉक किया था और जब मैं लास्ट नाइट लेट आया तो मैंने देखा कि हाउस जो है वो अनलॉक है। तो आप शॉक हुए होंगे। एंड वंस अगेन सी ए एक साथ होगा, तो सी ए किस ऑप्शन में एक साथ है देख लो। तब पता लगा कि आई रेन इनसाइड इन द फियर दैट माई हाउस हैज बीन रोब्ड, किसी ने हमारे घर को लूट लिया है। देन पता चला कि टू माई एस्टोनिशमेंट आई फाउंड दैट माई सन हु हैड अ स्पेयर की हैड कम इन माई एब्सेंस। तब पता लगा कि मेरे बेटा के पास एक और इसका की था जो मेरे एब्सेंस में आया था। तो कहीं ना कहीं सी ए बी डी, सी के जस्ट बाद ए का टर्म आएगा। देन आप ये कह सकते हैं कि फिर डी को लोगे, आप जल्दी से अंदर गए, तब पता लगा आपका रीजन कि एक और की बेटे के पास था। नेक्स्ट टर्म सिनोनिम्स ऑफ एडजस्ट, यू नो वेरी वेल, मूव एंड शिफ्ट तो होगा नहीं, एडजस्ट चेंज भी नहीं होगा, योर आंसर विल बी अडेप्ट। किसी सिचुएशन में अपने आप को अडेप्ट कर लेना, है ना, आप कह सकते हैं कि अनुकूल बना लेना, न्यू सिचुएशन में अपने आप को एडजस्ट करना। एडजस्ट इन न्यू सिचुएशन, न्यू सिचुएशन में अपने आप को एडजस्ट करना। चेंज, मूव एंड शिफ्ट तो सिनोनिम्स हो सकते हैं, लेकिन एक्चुअली चेंज करना तो ये तो परिवर्तन हो सकता है, मूव एंड शिफ्ट अलग है। एडजस्ट की सिनोनिम्स लोगे तो योर आंसर विल बी अडेप्ट। अब देखो ADEPT एक टर्म है, ADOPT भी है एंड ADAPT है जो अभी आपने ऑप्शन में लिया है। तो अडेप्ट तो पता चल गया, अपने आप को एडजस्ट कर लेना। अडॉप्ट मीन्स गोद लेना और अडेप्ट मीन्स प्रूडेंट, यू कैन से प्रूडेंट, स्किल्ड। नेक्स्ट टर्म इज स्लैक। स्लैक किन का मतलब क्या होता है, ईगर, उत्सुक, है ना। एक्टिव तो कहीं ना कहीं सिनोनिम्स है किन का, ईगर होना, उत्सुक होना। लाइवली एंड आपको लेना है किसका, स्लैक की सिनोनिम्स। इस स्लैक का मतलब होता है नॉट टाइट, लूज कह सकते हैं। और इसी स्लैक से एक वर्ड स्लगिश भी इसी सेंस में आता है। सो योर आंसर विल बी केयरलेस। सिंपल सा बात है। स्लैक मतलब कोई चीज आपने ढीला रखा है, कोई वायर जो है स्लैकिंग की गई है, मोड़ करके रखा गया, टाइट नहीं है, वो ढीला है। योर आंसर विल बी केयरलेस। क्योंकि ये किन, एक्टिव और लाइवली तो एक दूसरे के सिनोनिम्स हो सकते हैं, लेकिन इसकी सिनोनिम्स लेना पड़ेगा स्लैक का, केयरलेस। नेक्स्ट टर्म इज पैसिव वॉइस, हेल्प द नीडी पीपल। तो ऑब्वियसली आप इसका बनाएंगे हेल्प द नीडी पीपल, ये कैसे सेंटेंस का पार्ट है, इंपेरेटिव का पार्ट है। और इंपेरेटिव सेंटेंस की जो आप पैसिव बनाते हैं वो लेट से शुरुआत करते हैं, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो कहीं ना कहीं देख लो, लेट से शुरुआत दो ऑप्शन है,
ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी हटाएंगे। लेट द नीडी पीपल बीइंग हेल्प्ड सरासर गलत है। योर आंसर विल बी लेट द नीडी पीपल बी हेल्प्ड। हमने बी लेने कहा था, बीइंग यूज करने नहीं बताया था। सो योर आंसर विल बी ऑप्शन डी। एंटोनिम्स ऑफ मैग्निफिसेंट। मैग्निफिसेंट के एंटोनिम्स है, मैग्निफिसेंट मतलब बहुत ही अच्छा, भव्य यू कैन से। तो एंटोनिम्स लेना है। ग्रैंडियोस तो भव्य हो जाएगा, जैसे कोई प्रोग्राम होता है, गवर्नमेंट कोई प्रोग्राम करती है तो बड़ा ग्रैंडियोस करती है, मतलब बड़ी भव्य करती है। ऑप्यूलेंट तो आप ले सकते हैं रिच, ऑप्यूलेंट मतलब वेल्दी है ना, ये रिच के सेंस में ले सकते हैं, वेल्दी। एंड मॉडेस्ट, माइटी, माइटी मतलब पता है कि पावरफुल होता है। सो मॉडेस्ट, योर आंसर विल बी मॉडेस्ट, है ना, डाउन टू अर्थ, मॉडेस्ट। सो मैग्निफिसेंट की एंटो हो जाएगी मॉडेस्ट। द नेक्स्ट टर्म इज हैजार्ड। हैजार्ड मतलब पता है रिस्की, हैजार्डस, डेंजरस। तो रिस्की तो उसका सिनोनिम्स हो सकता है, हमें एंटोनिम्स चाहिए। योर आंसर विल बी सेफ्टी। तो बहुत ही सिंपल वर्ड दे रखा था, इसमें ज्यादा प्रॉब्लम है नहीं। पैरिल, पैरिल मतलब भी होता है रिस्की, है ना, रिस्की, पैरिलस, जैसे आपने रिस्क दिया हुआ है, गैम्बल दिया हुआ है। आंसर विल बी सेफ्टी। अब देखिए कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन का पार्ट है और ये कॉम्प्रिहेंशन बहुत ही आसान है। एवरीथिंग इन भूटान इज केमिकल फ्री। कह रहा है कि भूटान में जो चीजें हैं या जो उपज होती है वो केमिकल फ्री होता है। ऑल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर डैश ऑर्गेनिकली। शो वॉट एवर यू बाय इज डैश फ्रॉम प्रोड्यूस एज द डैश ऑफ द पॉपुलेशन। इंडल्स इन फार्मिंग फॉर डैश सेज माई टैक्सी ड्राइवर कर्मचम, okay, karmachem. We use turmeric on wounds also to dye dash, and it is added extensively in our cooking. Also many believe it is anti-cancer and can treat tumors. तो आपको पता लग रहा है कि भूटान में कोई ऐसी चीजें उपजाई जाती है, कोई भी अनाज, वो केमिकल फ्री होता है, वो एंटी कैंसर होता है, उससे ट्यूमर की भी इलाज हो सकती है। तो क्यों? चूंकि वो जो चीजें अनाज उपजाई जाती है वो केमिकल फ्री होता है। और कुछ चीजें ऐसी भी उपजाई जाती है जिससे आप क्या क्या कर सकते हैं, वोंड्स पे लगा करके उसको ठीक कर सकते हैं, घाव को ठीक किया जा सकता है। टर्मेरिक के बारे में कहा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये पता लग गया कि ये जो है वो वहां के प्रोड्यूस की बात कर रहा है। सो सेलेक्ट द ऑप्शन फॉर फिल इन द ब्लैंक नंबर 1। एवरीथिंग इन भूटान इज केमिकल फ्री, ऑल फ्रूट्स आर एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन होगा ना, आर ग्रोन, चूंकि पैसिव वॉइस में उगाया जा रहा है, आपको पैसिव वॉइस यूज करना पड़ेगा, नॉट आर ग्रो, ग्रोज, ग्रीव। योर आंसर विल बी ग्रोन। तो ग्रामेटिकल अप्रोच आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट वन इज एवरीथिंग इन भूटान इज केमिकल फ्री, ऑल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन ऑर्गेनिकली। शो वॉट एवर यू बाय इज वॉट डैश फार्म प्रोड्यूस्ड एज, फार्म प्रोड्यूस्ड। तो बताओ लोकली, नियरली, नियर बाय एंड क्लोजली। योर आंसर विल बी लोकली। मतलब लोकल में जो चीजें प्रोड्यूस की जाती है वो सारे प्रोडक्शन वहीं से है, जो भी कुछ खरीदते हैं वो लोकली प्रोड्यूस है। एवरीथिंग इन भूटान इज केमिकल फ्री, ऑल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन ऑर्गेनिकली। शो वट एवर यू बाय इज लोकली फार्म प्रोड्यूस्ड एज द डैश ऑफ पॉपुलेशन की बात कर रहा है। कौन सा ऑप्शन लोगे? कम्युनिटी, कॉमन, मास एंड मेजोरिटी। Your answer will be the majority. Okay, the majority of population indulge in farming for what? Provision, conservation, nutrition and sustenance. Sustenance का मतलब होता है उतना ही अनाज की उपजाऊ होती है जितना उन लोगों को खर्च है, कंजम्पशन है। तो आप ले सकते हैं फार्मिंग फॉर सब्सटेंस, है ना, सस्टेनेंस कह सकते हैं आप इसे, सस्टेन करने के लिए उतनी ही अनाज होती है जितना हम लोग सस्टेन कर जाएं, अच्छे से रह लें। सेज माई टैक्सी ड्राइवर कर्मचम। वी यूज टर्मेरिक ऑन वुंड्स ऑल्सो टू डाई, सॉरी, जिसको आप कहते हैं ना कि हम टर्मेरिक का यूज करते हैं वुंड्स पे एंड डाई करते हैं किसको? तो अटायर्स को, कवरिंग को, गारमेंट्स को, फैशन को। योर आंसर विल बी गारमेंट्स। अटायर तो होता है स्पेशल ड्रेसेस जो आप स्पेशल ओकेजन में पहनते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात आपको पता लगा कि हम डाई करते हैं किसको? गारमेंट्स को। एंड इट इज एडेड एक्सटेंसिवली इन आवर कुकिंग, इसे हम कुकिंग में भी यूज करते हैं। ऑल्सो मैनी बिलीव, सॉरी,
तो ये गारमेंट्स हो गया। अब आपको आंसर भी पता लग गया, और ये लिख रहा है एक्सटेंसिवली इन आवर कुकिंग ऑल्सो मैनी बिलीव इट इज एंटी कैंसर एंड कैन ट्रीट ट्यूमर्स। तो आपको आशा है हमें कि ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।